जैसे एक शब्द यहाँ पर है वह भौगोलिक विषुवत तल, जिसे आप जियोग्राफिकल इक्वेटर बोलते हैं। एक वर्ड है चुंबकीय विषुवत तल, जिसे मैग्नेटिक इक्वेटर कहा जाता है। ये जियोग्राफिकल इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर, ये जो प्लेन है ये क्या होते हैं, बड़ा सिंपल है। देखें, आपने भौगोलिक अक्ष तो पढ़ी हुई थी, जियोग्राफिकल एक्सिस, जो कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली लाइन होती है, उससे हम भौगोलिक अक्ष बोलते हैं। अगर इस भौगोलिक अक्ष, जैसे ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ है और यहाँ आपका भौगोलिक दक्षिण है, इनको मिलाने वाली एक लाइन होगी। उस लाइन के लंबवत एक लाइन है, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है। इस रेखा के लंबवत अगर हम पृथ्वी को ऐसा बीचों बीच से एकदम काट दें, यूं इस तरह से पूरी अर्थ को ऐसा हम काटते चले जाएं, तो जब आप पूरी अर्थ को काट देंगे, ये पूरा गोला है, उसको जब आप ऐसा काट देंगे तो ऐसे ऐसे दो टुकड़े आपको मिलेंगे। ये दोनों टुकड़े जो मिलेंगे, ये जो तल आपको मिल रहा है, इस तल को हम बोलते हैं भौगोलिक विषुवत तल। कुछ बात समझ में आई हमारी? क्या करना है आपको? भौगोलिक अक्ष के लंबवत रखना है। आपको जो चाकू रखना है काटने के लिए, वो भौगोलिक अक्ष के बिल्कुल, अगर ये भौगोलिक अक्ष है तो चाकू आपके ऐसे चलनी चाहिए, भौगोलिक अक्ष के बिल्कुल लंबवत। और पृथ्वी के गोले को अगर हम पूरा ऐसे काट देते हैं तो जो प्लेन हमको मिलता है, जो तल हमको मिलता है, उस तल को विषुवत तल बोलते हैं। और देखिए, आपने अगर इसको देखा होगा अच्छे से, तो इस पूरी अर्थ में ये देखिए येलो कलर के बीच में ऐसे ब्लू कुछ लाइन दिखाई दे रही है। ये पूरी अर्थ में ऐसा चारों तरफ बीचों बीच ऐसा खींची गई है। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, लाइन ऑफ इक्वेटर। तो ये जो अगल बगल खींची हुई आसपास पूरे गोले पर ऐसा ये लाइन खींची गई है बीचों बीच एकदम से अक्ष के लंबवत, और ऐसा खींची गई है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। लेकिन अगर उसी लाइन पर रखकर हम पूरा इसको ऐसा काट देते हैं, तो जो हमको ऐसे अर्थ है आपकी, ऐसे दो टुकड़े मिल जाएंगे, ऐसे टुकड़े अलग हो जाएंगे ना, तो ये जो प्लेन आपको मिलेगा, ये तल जो समतल मिलेगा, इसको बोलेंगे हम विषुवत तल। और अगर आप भौगोलिक अक्ष के लंबवत काटते हैं तो वो वाले तल को हम बोलेंगे भौगोलिक विषुवत तल। अगर आप इसी में अगर आप चुंबकीय अक्ष के लंबवत काट देंगे इसको, तो वो चुंबकीय विषुवत तल हो जाएगा। बस ये दो शब्द आपको सीखने थे। इसको हम ऐसा कुछ दिखा सकते हैं फिगर में। एक तल तो आपका ऐसा आ जाएगा, हमने इसको कैसे काटा? ऐसे, भौगोलिक अक्ष के लंबवत। और एक आप चुंबकीय अक्ष के लंबवत भी काटेंगे, ये भौगोलिक अक्ष के लंबवत हमने काट दिया, तो ये वाले तल का नाम क्या रखा जाएगा? भौगोलिक विषुवत तल, जियोग्राफिकल इक्वेटर। और अगर हम चुंबकीय अक्ष के लंबवत पृथ्वी के गोले को ऐसा काट देंगे, ऐसे, तो ये वाला जो प्लेन आपको मिलेगा, ये वाला जो तल आपको मिलेगा, ये कौन सा तल होगा? ये होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। समझ आ गया आपको? ठीक है, लिख लेते हैं इसको हम लोग। पृथ्वी के गोले को उसकी भौगोलिक अक्ष के लंबवत तथा मध्य से काटने पर प्राप्त तल को भौगोलिक विषुवत तल कहा जाता है। और अगर चुंबकीय विषुवत तल को आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से चुंबकीय विषुवत तल की परिभाषा बनेगी कि पृथ्वी के गोले को उसकी चुंबकीय अक्ष के लंबवत, ये जो आप चुंबकीय अक्ष देख रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर ऐसे रख के अगर पूरे गोले को हम ऐसा काट दें, तो एक जो प्लेन हमको मिलेगा, उस तल को बोला जाएगा चुंबकीय विषुवत तल। तो ये दो चीजें
भौगोलिक विषुवत तल और चुंबकीय विषुवत तल। और जैसा कि अभी हमने बताया कि भौगोलिक विषुवत रेखा खींची गई है, ये भौगोलिक अक्ष के बिल्कुल लंबवत पूरी पृथ्वी में ऐसा मध्य से यूं ऐसे एक लाइन खींची जाती है। तो जो लाइन ये खींची गई है इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। और उसी लाइन पर मिला के अगर इसको हम काट देते हैं तो वो जो प्लेन आपको मिलेगा वो प्लेन हम उसको बोला करेंगे विषुवत तल। समझ आ रहा है आपको? तो विषुवत तल किसको कहेंगे और विषुवत रेखा किसको कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद दो शब्द और हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड को अक्षांश बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोला जाता है। पहले इसके लिए हम आपको कुछ चीजें बता देना चाहते हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हमारी अर्थ का ग्लोब है, ठीक। इसके ना हमने दो तरह से इसको काटा गया है, माना गया है। काटा गया है कि मतलब क्या, अगर दो तरह से काट दिया तो क्या चार टुकड़े पड़े हैं क्या अलग अलग? ऐसा नहीं है। हमने माना कि इसके हमने चार भाग कर दिए हैं अलग अलग, या दो तरह से हमने उसको पार्टीशन किया हुआ है। पहला पार्टीशन देखिए क्या किया है हमने। पहला पार्टीशन हमने ये किया हुआ है कि जो ये भौगोलिक उत्तर है और यहाँ भौगोलिक दक्षिण, इसके लंबवत जैसा मैंने बताया काट दिया हमने, तो वो जो प्लेन मिलेगा वो क्या कहलाएगा? विषुवत तल, भौगोलिक विषुवत तल। अब जब आप काटेंगे तो ऐसा ये गोल ग्लोब बना था पूरा स्फेरिकल, आपने बीच में से ऐसा काट दिया, तो जब आप काट देंगे तो ऐसे दो टुकड़े आपको अलग अलग मिल गए। ये जो ऊपर वाला टुकड़ा आपको मिलेगा इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ऊपर में कौन पड़ता है? उत्तर। उत्तर पड़ता है ऊपर साइड और आधा गोला है, तो हमने इसका क्या नाम रख दिया? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे कौन पड़ता है? दक्षिण, और ये भी आधा गोला है तो इसका भी क्या नाम रख दिया? दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या अब आपको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध समझ में आ गए? जैसे ये हमारी पृथ्वी का गोला है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है और ये है जियोग्राफिकल साउथ, ठीक है। अगर ये जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है तो इसके लंबवत हमने इस गोले को ऐसा काट दिया। जब गोले को हम काट देंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दो टुकड़े ऐसा आपको मिलेंगे। एक टुकड़ा ऐसा ऊपर का और एक टुकड़ा ऐसा नीचे का। तो ये जो ऊपर वाला गोला है ना, इस पूरे भाग का हमने नाम रखा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स वैसे भी आधा गोला होता है, अर्ध गोला, आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा शायद क्लास 10th में, ठीक है। और नीचे वाला, क्योंकि यहां जियोग्राफिकल साउथ पड़ता है, तो नीचे का पूरा आधा गोले को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब आप समझ गए इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। ये दो बातें समझ आ गई हैं आपको। ऐसे ही हमने अपनी इस अर्थ को, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है और ये है जियोग्राफिकल साउथ। इधर कौन पड़ेगा? अगर ये जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ है तो इधर पड़ेगा ईस्ट और इधर कौन सी डायरेक्शन आएगी? वेस्ट। हमने ऐसा भी इसको कुछ किया कि इसको ऐसा भी काट दिया, तो इस तरह से इसमें भी आपको दो गोले ऐसा, इधर का आधा भाग और इधर का आधा भाग मिलेगा, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पूरा गोला होगा जैसे सेब, और सेब को ऐसा आप काट दें, ईस्ट एक तरफ हो जाएगा, वेस्ट पूरा एक तरफ हो जाएगा। तो फिर उनके हम क्या नाम रख देंगे?
अब आप मुझे बता सकते हैं कि इनके क्या नाम होने चाहिए। आधा गोला है और वेस्ट की तरफ का आधा गोला है, क्या नाम रख दें? पश्चिमी गोलार्ध। और इधर का क्या नाम रख दें? ये है पूर्वी गोलार्ध। समझ आ रहा है कुछ आपको? इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से पृथ्वी के हमने 4 भाग बनाए हैं। तो आज के बाद कभी भी हम कहेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाइए, तो आप कैसा चलना शुरू करेंगे? ऐसा चलना शुरू करेंगे, ऐसा चलना शुरू करेंगे, ऊपर की तरफ चलना शुरू करेंगे या नीचे की तरफ चलना शुरू करेंगे? ऊपर की तरफ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलना है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए नीचे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए ऐसा राइट साइड में, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए लेफ्ट साइड में। क्या ये बातें आपको समझ में आई? अच्छा, इनमें भी हमने कुछ काम और करके रखे हैं। आप कभी भी ग्लोब को बड़े नजदीक से देखेंगे या आपको ध्यान हो, कभी आपने इमेज देखी हो, तो इसमें बहुत सारी लाइंस बनाई गई हैं। कुछ लाइंस ऐसे बनाई गई हैं क्षैतिज, और वो लाइंस कैसे बनी है? ये ऐसा है तो पूरे में ऐसे एक लाइन, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, ऐसे। सामने से जब देखते हैं तो ऐसे ऐसे हमको क्षैतिज लाइनें खिंची दिखाई देती हैं, ये वाली ऐसे। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, लैटिट्यूड इनको बोला जाता है। ठीक है, अब ये कैसे खींची गई हैं अक्षांश रेखाएं? बड़ा आसान है। अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई हैं? ऐसे खींची गई हैं, इस तरह से, ऐसे ऐसे पूरे में। ऐसे ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। कुछ ये फिगर आपको समझ आ रहा है? ऐसे अर्थ के ग्लोब में देखेंगे, ये लाइंस आपको ऐसा क्षैतिज मिलेंगी। इस तरह से कुछ लाइंस खींची गई हैं जो पूरे ग्लोब में आप पाएंगे, जगह जगह पर ऐसे ऐसे क्षैतिज लाइंस खींची हुई हैं। और ये लाइन सिर्फ ऐसा नहीं कि आगे हमने खींच दिया, ये पूरे ग्लोब में ऐसा होके आती हैं लाइन। एक लाइन, फिर अगली लाइन, फिर उसके बाद अगली लाइन, फिर उसके बाद अगली लाइन। कितनी कितनी दूर पर खींची है? बड़ा आसान है। देखो, हम पृथ्वी के सेंटर पर यहां पर खड़े हो गए, यहां पर खड़े होके हमने बिल्कुल सीधा ऐसा किसकी तरफ किया? पूर्व की ओर, ऐसे हाथ। उसके बाद 1 डिग्री हम ऊपर चले गए, 1 डिग्री। 1 डिग्री जब ऊपर गए तो यहां पर एक पॉइंट मिला, बस हमने इतना पॉइंट किया और बस ऐसे करते चले गए, तो पूरी अर्थ में एक लाइन बन गई। कितने डिग्री पर बन गई? 1 डिग्री पर एक लाइन बन गई। दोबारा में हमने 2 डिग्री लिया, फिर 2 डिग्री लिया, और पूरी पृथ्वी में हम ऐसा 2 डिग्री पे पूरी एक लाइन हम ऐसा खींच दिए। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, कितने डिग्री तक आप खींच सकते हैं? 90 डिग्री तक आप जा सकते हैं। कुछ समझ आई बात आपको? नहीं आया समझ में? भाई आप खुद देखिए, हमने पहले लाइन खींची, पहले बिल्कुल क्षैतिज, फिर 1 डिग्री में हमने पूरी लाइन ऐसे बनाया, पूरी पृथ्वी पर बना दिया हमने। फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसा जाते जाते कहां तक जा सकते हैं आप 90 डिग्री तक ही तो जा सकते हैं। और ऐसा ही नीचे की तरफ किया गया, 1 डिग्री पूरी लाइन ऐसे बना दी, फिर 2 डिग्री पूरी लाइन ऐसे बना दी, 3 डिग्री पूरी ऐसी लाइन बना दी,
तो हम कितने डिग्री तक लाइंस खींच सकते हैं? 90 डिग्री तक उसमें केवल हम लाइन खींच सकते हैं। और ऊपर जाके ये लाइन आखिरी वाली आपको ऐसे दिखेगी बिल्कुल जीरो पे यहां पे, ठीक है। तो ये जो लाइंस आप देख रहे हैं बेटा, ये लाइंस जो कि पृथ्वी के ग्लोब में गोले में ऐसा क्षैतिज खींची गई है इस तरह से, इन लाइंस का हमने नाम रखा अक्षांश रेखाएं। इनका क्या नाम है? अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस मतलब अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं आधे गोले से एक तरफ 90 डिग्री, बाकी आधे गोले से दूसरी तरफ 90 डिग्री। तो अक्षांश रेखाएं का मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 90 डिग्री। इससे ज्यादा तो उनका एंगल नहीं हो सकता। अब आप ये सोचेंगे, हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन आ जाए कि हमने जब ऐसे लाइंस खींचना शुरू किया 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री पर यहां पर आ गए, तो 100 डिग्री इधर भी तो आ सकते हैं। लेकिन आप सोचिए उधर लाइन खिंच चुकी है, ऊपर की तरफ लाइन खिंच चुकी है। कैसे? जब आप ऐसे करते थे तो ये लाइन जब भी आप, तो हम आपको ये बता रहे थे कि अगर ये वाली लाइन आपकी 80 डिग्री पर है तो ये लाइन यहां पर भी 80 डिग्री है, यहां भी 80 डिग्री है, यहां भी 80 डिग्री है और यहां पर भी 80 डिग्री है। और इस लाइन पे पीछे जहां जहां भी कोई रहेगा वो सब 80 डिग्री किधर है उसको हम लिखते हैं। अगर ये 80 डिग्री की लाइन है तो इसको हम लिखा करते हैं 80 डिग्री नॉर्थ। तो जब हम लिखेंगे 80 डिग्री नॉर्थ तो आप समझ जाएंगे। देखो नॉर्थ अगर लिख दिया गया है इसका मतलब है नॉर्थ की ओर है। अब नॉर्थ की ओर है तो हम उत्तरी गोलार्ध में फिर हैं इसका मतलब। और 80 डिग्री नॉर्थ में है इसका मतलब आप कहीं से भी मेजर करोगे 80 डिग्री इधर भी, इधर से नापोगे 80 डिग्री इधर भी, 80 डिग्री इधर भी, चारों तरफ फिर 80 डिग्री वो आ जाएगा आपका। कुछ समझ आ रहा है आपको? तो ये कौन सी लाइन, ये कौन सी लाइन जो खींची गई इसमें है? ये सब अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड लाइंस हैं। और इनका मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री हो सकता है। और इसको हम ऐसे लिखा कैसे करते हैं? तो हम लिखा करते हैं 80 डिग्री नॉर्थ। आप देखें यहां पर एक एड्रेस लिखा गया है इसका। ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, इसका एड्रेस यहां लिखा गया है 79.74 डिग्री नॉर्थ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने ऐसा हाथ उठाया क्षैतिज से कितने डिग्री ऊपर? 79.74 डिग्री ऐसा हाथ उठाया। तो अगर केवल हम इसको पढ़ेंगे बस 79.74 डिग्री नॉर्थ, तो हम एक्चुअल एड्रेस पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये एड्रेस होता है, ये किसी पॉइंट का एड्रेस होता है। जैसे आप अपने भाषा में किसी का एड्रेस बताते हो, अगर किसी को आपके घर जाना है तो आप बताते हो कि इस शहर में, इस गांव में, इस मोहल्ले में आके और ये वाला नाम आप पूछ लेना। यही तो होता है जो मेनली हम लोग एड्रेस बताते हैं। लेकिन एक एड्रेस बताने का तरीका हमारे गूगल मैप का भी है। गूगल मैप की जो प्रोग्रामिंग है उसमें वो इस तरीके के एड्रेस को, उसको ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है कि ये शहर, ये मोहल्ला, ये गली, वो वाला नाम, फिर उनके फादर नेम, ये सब वो नहीं याद रखता। उसको इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो सिर्फ ऐसे बड़ी आसानी से एड्रेस उसको याद हो जाता है और इसमें बड़ा जल्दी वो पहुंचा देता है। 79.74 डिग्री नॉर्थ जब बताएंगे हम, तो अभी हमारा एड्रेस पूरा नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है? आप कहां पहुंच जाओगे? नॉर्थ लिखा है, इसका मतलब जाओगे तो ऐसा ऊपर साइड। और कितने डिग्री पर जाओगे? 79.74 डिग्री। अब 79.74 डिग्री पहुंच तो गए, पर अभी हमको मालूम नहीं है कि ये 79.74 डिग्री यहां पर है, यहां है, यहां है, यहां है, क्योंकि उसका तो पूरा एक सर्कल बना है उस डिग्री का। तो इतने एंगल का तो पूरा एक गोला बना हुआ है ना उसमें सर्कल। अब उस सर्कल में कहां हमको जाना है हमको अभी ये पता नहीं चल रहा। लेकिन इसको देखकर अब आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि 79.74 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या है। आप ऐसा ऊपर नॉर्थ की तरफ चलेंगे
और 79.74 डिग्री चलेंगे। बात समझ में आई? चारों तरफ में रहना कहां है अभी हमको नहीं पता, उसके लिए पूरा जब एड्रेस बताएंगे तो हमको ये एड्रेस भी साथ में देना पड़ेगा, फिर आप एग्जैक्ट उसी जगह पर बिल्कुल पहुंच जाओगे। अभी हम उसकी भी बात करते हैं। यहां पर एक जगह लिखा है 79.74 डिग्री साउथ। जब 79.74 डिग्री साउथ बोला गया, फिर आपको कहां जाना है? अब साउथ में चलना है तो ऐसा, और 79.74 डिग्री ऐसे गए, और उसके बाद पूरा उसका एक छल्ला बना है उसका, तो पूरी पृथ्वी पर। तो जब पूरा छल्ला बना है तो हमें छल्ले के कौन सी जगह पर जाना है अभी आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इसके साथ फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, क्या यहां जाना सीख गए? अगर मैं बोलूंगा कि आपको जाना है 70 डिग्री नॉर्थ, आप कैसे करोगे? क्या करेंगे आप देखेंगे कि 36 से 70 डिग्री नॉर्थ ऊपर चलना है ना, 70 डिग्री की कौन सी लाइन है, और उस पूरी लाइन पे चक्कर लगा लेंगे आप। लेकिन अभी एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमने बाकी एड्रेस आपको नहीं बताया है। कुछ ये बात समझ में आ गई कि नहीं? सबको समझ आ गई ना सारे लोगों को? ठीक। अब दूसरे एड्रेस को समझने की कोशिश करें। ये जो हमने पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध बनाए हैं, थोड़ा सा इमेजिन करिए, पूरा पृथ्वी का गोला ऐसा था और हमने उसको बीच में से ऐसा काट दिया कि एक तरफ पूर्व चला जाएगा और दूसरी तरफ हमारा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? पश्चिम। अब ऐसे दो गोले पड़ गए। अब हमने क्या किया, यहां से इसके बीचों बीच हमने एक लाइन अपने मन से लगा ली 0 डिग्री की। इसमें आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लाइन भी खींची हुई, सारी लाइंस यहां से होकर जाती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इधर की लाइंस ऐसे, तो ये सब ऐसे जाती है, एक लाइन ऐसे जाती है और साउथ से जाती है होकर के फिर पीछे से ऐसे आती है, एक लाइन ऐसे, उसके बगल वाली लाइन यहीं से चलेगी नॉर्थ से, फिर ऐसे जाएगी और पीछे साउथ से होते हुए फिर ऐसे मिल जाएगी। जैसे तरबूज या खरबूजे में आपने देखा होगा, खरबूजे में से कलियां बनी होती हैं, ऊपर की सारी लाइंस आके कहां मिलती हैं? ऊपर वाले पॉइंट पर। नीचे वाली सारी लाइंस जाके कहां मिलती हैं? नीचे वाले, लेकिन अलग अलग पार्ट करती हैं उसके। याद आया खरबूजे की, वो जो आपका खरबूजा होता है उसकी जो लाइंस बनी होती हैं, ऐसे भी हमने लाइंस बनाई। और कैसे बनाई? तो एक लाइन हमने अपने आप से 0 डिग्री की ऐसे लगा ली। उसके बाद हमने क्या किया, ये लाइन ऐसे हमने लगा लिया बिल्कुल इस तरीके से। अब इसके बाद 1 डिग्री इधर गए और फिर ऐसे पूरी लाइन हमने ऐसे बना दी 1 डिग्री पर। फिर 2 डिग्री गए, 2 डिग्री पे पूरी लाइन बना दिया, 3 डिग्री पे पूरी लाइन ऐसे बना दी। तो वो पूरी की पूरी लाइंस हमने बना दी, ऐसे भी बना दिया। देखो मैं इसको यहां थोड़ा आपको दिखाता हूं, ऐसी लाइंस उसमें बनी है, हो के सबको जाना इसी साउथ और नॉर्थ से ही है। इस तरह की लाइंस वो आपको कुछ कुछ दिखेंगी। ऐसे इसमें लाइंस आपको दिखती हैं दूर से। समझ में आया? तो क्या किया हमने, ऐसे, इसके बाद 1 डिग्री हम ऐसा गए। अब 1 डिग्री गए तो ये लाइन कैसे बनाना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसे बिल्कुल सीध में थे, 0 डिग्री की लाइन हमने यहां ऐसे लगा ली है। 0 डिग्री की लाइन से 1 डिग्री हम इधर गए, तो 1 डिग्री जाएंगे, 1 डिग्री इधर हट गए। तो जब यहां आ गए तो क्या ये लाइन हमको ऐसे बना देनी है? ऐसे नहीं बनानी है, हर लाइन को नॉर्थ और साउथ से होकर जाना है। तो हमने अगर इसको ऐसे रखा और ये 0 डिग्री की लाइन है, 1 डिग्री हमने ऐसे हटाया, तो ये 1 डिग्री अब हम यहां से चालू करेंगे नॉर्थ से, और उसी पॉइंट से होकर ऐसा गुजार देंगे। उधर साउथ से होकर आएगी नीचे 1 डिग्री की लाइन। फिर 0 डिग्री की लाइन से 2 डिग्री हट गए, यहां 2 डिग्री हमको मिला, तो ये 2 डिग्री की लाइन जानी हर बार कहां से है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब 2 डिग्री की लाइन हमने ऐसे बना दिया पूरी। फिर 0 डिग्री की लाइन से 3 डिग्री हट गए, यहां पर आ गई। वो लाइन भी हमने चालू नॉर्थ से ही की और साउथ से नीचे की तरफ होकर आते हुए, और फिर ये नॉर्थ में आके मिल गई।
नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है? तो 0 से 1 डिग्री अगर यहां पर मिल रहा है तो फिर उस लाइन को ऐसा नहीं खींचना कि ऐसे ऐसे खींच दिया, इतना गोला अलग कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना है आपको। वो 1 डिग्री की लाइन भी चलेगी नॉर्थ से ही, ऐसा नॉर्थ से, ऐसा साउथ से होकर और फिर नॉर्थ पे आ जाएगी। खरबूजा नहीं याद है आपको? तो उसमें भी तो ऐसे एक लाइन, फिर ऐसे पूरे में ऐसे खिंची होती हैं, लेकिन हर बार ऊपरी हिस्सा कहां से आता है? ऊपर वाले पॉइंट से, और निचला हिस्सा कहां से आता है? निचले पॉइंट से। अगर इतना बड़ा खरबूजा यहां कोई लाइन खींची है तो बस ऐसे नहीं खींची जाती है वो लाइन, वो भी ऐसे ही खींचेगी कि अगर वहां से भी हम काट दें तो पूरा आधा ही हो जाएगा गोला। समझ आया? तो अब ये लाइन हमने कैसे खींची, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे पूरा आधा गोला इधर है, पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिमी गोलार्ध इधर है। अब हमने पश्चिमी गोलार्ध पे लाइंस खींचना स्टार्ट किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, यहां पर आ गए तो कितना हो गया? अभी पूरे में लाइन खींच गई? नहीं खींच पाएगी, अभी पिछला हिस्सा रह जाएगा बेटा। देखो यहां से आप यहां तक आ गए, क्योंकि सारी लाइंस तो इससे होकर जा रही है ना। देखो तो ये वाला पोर्शन अभी भी रह जाएगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? और ऐसे जाओ, 90 डिग्री खींचो। तो ये जो देशांतर रेखाएं होती, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। ये वाली जो लाइन आप देखते हैं इनको हम बोला करते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। लॉन्गिट्यूड लाइंस मींस देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं मैक्सिमम कितने डिग्री तक खींची जा सकती हैं? 180 डिग्री तक। बिल्कुल सही, क्योंकि आधे गोले पर इधर हमने 1 2 3 4 5 ऐसे खींचा तो यहां कहां तक आ जाएंगे? 90 ये आ गए। अभी पीछे का पोर्शन तो बाकी खींचना हमारा, तो पीछे अभी 90 तक खींचेंगे। तो देशांतर रेखाएं मैक्सिमम कितने डिग्री तक होती हैं? देशांतर रेखाएं मैक्सिमम 180 डिग्री तक होती हैं, 180 डिग्री तक। और ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं थी ये मैक्सिमम, चाहे ऊपर जाओ तो भी 90 डिग्री, नीचे जाओ तो भी 90 डिग्री। और देशांतर रेखाओं में चाहे आप ईस्ट की तरफ ऐसे जाओ, ऐसे सीधे है बिल्कुल 0 डिग्री की लाइन यहां पर लगी हुई है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 7 डिग्री, 70 डिग्री, 80, 90 डिग्री। अब इधर का पोर्शन फिर भी बाकी रह जाएगा आपका, तो और 90 डिग्री खींच के पहुंचो यहां तक पूरा। कुछ इमेजिन हो पा रहा है ना आपसे? तो देशांतर रेखाओं के मैक्सिमम कितने डिग्री तक है? 180 डिग्री। अक्षांश रेखाएं मैक्सिमम कितने डिग्री तक है? 90 डिग्री। अब मैं आपको बोलता हूं 71.8 डिग्री वेस्ट, 71.8 डिग्री वेस्ट। तो 0 वाली लाइन से आपको क्या करना है? 71.8 डिग्री पश्चिम की ओर जाना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसा करते चले आए, यहां कहीं पर जाएगा, क्योंकि यहां कर देंगे तो 90 पड़ेगा। ये तो यहां 90 से पहले 71 डिग्री, 71.8 डिग्री पड़ेगा। अब 71.8 डिग्री यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, कहां पर है? आंसर है पूरे छल्ले पर। ये तो 71.8 डिग्री है, क्योंकि जब 71.8 डिग्री की लाइन होगी तो हमने केवल यहां थोड़ी खींची है कि बस यहां खींच दी, काम खत्म। हमने यहां खींचा और पूरा ऐसे उसको खींचा, पृथ्वी को आधा करते हुए पूरा ऐसे लाइन खींची है। तो जब हम केवल आपको यह बताते हैं 71.8 डिग्री वेस्ट, तो आप पूरे अच्छे एड्रेस पर नहीं पहुंच पाते, 71.8 डिग्री की लाइन पर आप पहुंच जाओगे। अगर हमने बोला 79.74 डिग्री नॉर्थ, तो आप नॉर्थ में पहुंच जाओगे, लाइन पर पहुंच जाओगे, एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचोगे। अब हमने दोनों बता दिए आपको, दोनों चीज हमने एक साथ बता दी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 79.74 डिग्री नॉर्थ, तो 79.74 डिग्री नॉर्थ कैसे भी आप ले लो, ऐसे ही ले लो। किधर की तरफ चलेंगे आप? ऊपर की तरफ। कितने डिग्री वाली लाइन पे जाना है? 79.74 डिग्री वाली लाइन पर आप यहां पर आ गए। ये हमको पूरी लाइन ऐसे मिल रही है, ऐसे। ये अक्षांश रेखा हर बार पूर्व पश्चिम से नहीं जाती है, देखो ध्यान से देखना। जो ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं हर बार इधर नॉर्थ, इधर साउथ, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं हर बार इधर पूर्व, इधर पश्चिम से नहीं जाती।
ये वाली यहां, ये वाली यहां, ऐसे खींची गई है लाइन से। तो अगर 79.74 डिग्री हमको नॉर्थ बोला तो हम 79.74 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन पर पहुंच गए केवल। अभी हम एड्रेस में नहीं पहुंचे। फिर उसने बोला 71.8 डिग्री वेस्ट। अब आप किधर चलना चाहेंगे? अभी आप ऐसे वाली जीरो की लाइन पर हैं तो आप 71.4 डिग्री या जो भी दिया 71.8 डिग्री वेस्ट पे आ जाएंगे। तो 79.74 डिग्री कहां पर थे? नॉर्थ में, यहां पर। और ये मान लिया कि हमने ये देशांतर रेखाओं में 0 डिग्री लाइन पर हम ऐसा, देखो बड़ा आसानी से वैसे है पर थोड़ा सा समझना इसको कॉम्प्लिकेटेड होता है। 79.74 डिग्री किधर जाना है आपको? तो आप एक काम करो, देशांतर रेखा की 0 वाली लाइन ऐसे बनाई है, उसी पे भाई पूरे छल्ले पे 79.74 होगा तो आप देशांतर की 0 वाली पे चल जाओ। 79.74 डिग्री पहुंच गए ऊपर। अब इसका तो पूरा छल्ला है, यहां पर पूरा सर्कल है, यहां पर हमने देशांतर की 0 पर चल के यहां पर आ गए हम। अब हमने किधर जाना है? 71.8 डिग्री वेस्ट। तो 0 पर आप हैं, अब 71.8 डिग्री वेस्ट के लिए आप इधर 71 डिग्री इधर आ जाओ। अब जिस जगह पर आप पहुंचोगे वही पॉइंट इसका एग्जैक्ट एड्रेस आपका होगा। कुछ समझ में आई? नहीं समझ में आया? थोड़ा सा ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए थोड़ा सा आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे यहां पर हमको किसी ने एड्रेस बता दिया 79.74 डिग्री साउथ, तो हम कहां पर खड़े हो गए? सीधे सीधे हमने देशांतर रेखाओं को याद करिए। इसमें एक 0 की लाइन ऐसे लगाई है कि नहीं लगाई है हमने? हम 0 वाली लाइन पे ही खड़े हो गए और बिल्कुल बीचों बीच यहां खड़े हो गए। अब किसी ने हमको बोला 79.74 डिग्री साउथ, किधर की तरफ जाना है? साउथ की तरफ। 0 देशांतर की 0 वाली लाइन पर है। कुल मिला के जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को पढ़ते हो, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी सारी डिस्टेंसेस कहां से आप लेते हो? 0,0 से ही तो लेते हो। तो आप ऐसी जगह पर खड़े होके हर बार एड्रेस पर जाइए 0,0, जहां पर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ वाली लाइन पे भी 0 पर हूं हम, इधर और इधर की तरफ जाने के लिए भी 0 पर हूं हम, वहां पर खड़े हो जाइए। अब 79.74 डिग्री साउथ, तो इस लाइन से ऐसे लाइन, एक तो ऐसे खींची है विषुवत रेखा, एक ऐसे देशांतर, 0 की इसकी भी एक लाइन लगी है, 0 की इसकी, दोनों की 0,0 पर खड़े हो गए। अब साउथ के लिए हमने नीचे जाना शुरू किया। कितना नीचे गए? केवल हम 79.74 डिग्री साउथ, साउथ की तरफ हम इतना कोण पहुंचे, बस पूरा 90 डिग्री तक नहीं पहुंचे, हम इतना ही पहुंचे। उसके बाद उसने क्या बोला? किधर जाओ? 108.22 डिग्री ईस्ट। तो आप इधर चलना शुरू कर दो, 108.22 डिग्री ईस्ट, यहां पर आ जाओ। ये वाला जो एड्रेस होगा यही क्या होगा? एक्चुअल मैग्नेटिक साउथ। तो हमारी जो गूगल मैप को किसी भी जगह का एड्रेस बताने का जो मेथड होता है ना, उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो इस पर की जाती है। आप कभी गूगल मैप ओपन करके देखें या इंटरनेट में अपने घर का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालें, आप इस तरह से एड्रेस बताया करें और इस प्रकार के एड्रेस बताने में आप इंटरेस्ट लीजिए। ये बहुत सुविधाजनक है। मैंने अभी आपको एक तरीका क्या बताया जो आप एड्रेस बताते हो। एक तरीका बस इतना बताना है, ना शहर बताना है, ना मोहल्ला बताना है, ना गली बतानी है, ना घर के गेट का कलर बताना है, ना रेलिंग का कलर बताना है, ऐसा पुता हो वहां पहुंच जाना। ये बताते हो ना अभी आप, कुछ नहीं बताना पड़ेगा आपको, आप केवल ये बताइए। और यहां पर हमने सिर्फ 0.2 दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखा है। अप टू 4 प्लेसेस, अप टू 6 प्लेसेस, 6 अंक, दशमलव के 6 अंकों तक ये एड्रेस निकाला जाता है। जब दशमलव के 6 अंकों तक ये एड्रेस निकालेंगे ना, तो आप जानते हो वो बाहर वाला रास्ता, रोड, ये जो रास्ता बना है, ये बाहर वाला रास्ता और ये हमारा कमरा, दोनों को अलग अलग एड्रेस कर देगा वो। इतना अच्छा उसका मेथड है। आप जब भी कोई आपकी एक कार अगर है और बहुत अच्छी कार है, इसमें जीपीएस सिस्टम वगैरह काम करता है, तो अगर जीपीएस सिस्टम वगैरह काम करता है और आपको कहीं पर भी जाना है, कहीं जाना है, मुंबई में
किसी एक जगह पर आपको जाना है और आपको वहां का पूरा एड्रेस नहीं मालूम है, तो आप इंटरनेट से पहले उस जगह का एड्रेस, उस जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। तो जब आप उसको कंप्यूटर में फीड कर लें, जैसा भी जो भी सिस्टम से उसमें वर्क होता हो, उसके बाद आप वही एड्रेस, जब आप कार में बैठें तो वही एड्रेस, आपका जो जीपीएस सिस्टम है वही एड्रेस उसको बताए। वो आपसे पूछेगा कि कहां चलना है आपको, उसी अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन बताएगा वो। तो वो एड्रेस आप उसमें सेव कर दें, फीड कर दें वो एड्रेस। जैसे ही आप एड्रेस सेव करेंगे, फीड करेंगे और गो का बटन ऑन करेंगे, अब आप जानते हैं वो वही डायरेक्शन आपको दिखाएगा कि अब इस तरफ चलिए, अब इस तरफ चलिए। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और आप देखेंगे कि आपको जहां जाना होगा एग्जैक्ट वहीं खड़ा करेगा जाकर आपको। ना तो किसी से आपको पूछना पड़ेगा कि भैया ये यहां जाना है तो कहां किधर जाएं, पूछना ही नहीं है। वो एग्जैक्ट उसी बिंदु पर पहुंचाएगा, पॉइंट पर एड्रेस सीधे पहुंचाता है। तो अप टू अगर आप 6 प्लेसेस तक इस एड्रेस को नोट करते हैं ना, तो ये एड्रेस आपको बहुत, आपके एक कमरे से दूसरे कमरे का डिफरेंस आपको दिखा देगा। आप एक कमरे में रहिए, वहां रहकर आप एड्रेस निकालिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ अलग निकलेगा, दूसरे कमरे में जाकर निकालिए कुछ अलग निकलेगा। तो आप इस प्रकार के एड्रेस में इंटरेस्ट लेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। बड़े होकर आपने कोई अच्छी नई कार खरीदी तो उसमें जीपीएस सिस्टम लगा होगा और उस समय आप कहीं का भी एड्रेस ऐसा उसमें फीड करेंगे, सेव कर देंगे और जैसे ही आप गो का बटन दबाएंगे आपको पूरा रास्ता दिखाएगा और बस आप उसी रास्ते पर चलते रहिए। रास्ते में अभी लोग कहते हैं जब वहां पहुंचना तो पूछ लेना किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे उस इंसान के घर के गेट के सामने तुम्हें खड़ा कर देगा जाके, आपको कहीं नहीं जाना है। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से उसका एड्रेस हम बताते हैं और वो एग्जैक्ट लोकेशन पर आपको पहुंचाता है। तो इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। क्या ये कुछ आपको समझ आया? इसका हमारे पास एक इमेज भी है, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, शायद वो आपको और हेल्प करेगा समझने में। ठीक है, पूछिए आपको क्या पूछना है, बताएं भाई। भाई 2 डायमेंशनल फिगर में आप यही तो करते, अगर किसी बिंदु का निर्देशांक है 3,3 तो आप क्या करते थे? मूल बिंदु से 3 इधर 3 इधर, पॉइंट मिल जाता था कि नहीं मिल जाता था? तो हमने भी तो वही काम किया है। जहां पर अक्षांश वाली 0 लाइन है, देशांतर वाली 0 लाइन है, वहां पर हम खड़े हो गए। अब दोनों बातें हमसे किसी ने बताई तो पहले हम नॉर्थ की तरफ उत्तर चले गए, फिर हम वेस्ट की तरफ उत्तर चले गए, उस पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे। अभी भी नहीं कुछ मन में आ रहा है दिमाग में कि ये बात चढ़ रही हो माइंड में, आपको चढ़ रही है ना? तो आप इस तरह से एड्रेस बताना सीखें, बहुत अच्छा। आज सब घरों में जाके इंटरनेट ओपन करके अपने अपने घर का एड्रेस नोट करेंगे अपने कॉपी पे और कल हमें बताएंगे कि आपके घर का एड्रेस क्या है। फिर हम आपके घर का एड्रेस अपनी किसी भी गाड़ी में जिसमें जीपीएस सिस्टम होगा अगर उसमें डाला जाएगा तो वो एग्जैक्ट आपके घर ही सीधे पहुंचाएगा और रास्ते में 10 जगह पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कहीं इनसे पूछो, कहीं हुई दद्दू से पूछो, हुई चाचा से पूछो, ये सब कुछ हो नहीं, सीधे वहीं पहुंचोगे आप। पॉइंट का लोकेशन बताता है, आप देखो ना इसका। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप भी पूछो हमसे। अब हम तो अपने हिसाब से सब बता दिए जितना हमें आवत रहा है, जितना हमें लगता रहा है कि इतना बतावे चाहिए तुम्हें। अब आप बताइए कि आपको कुछ पूछना है। और ये बगल में नॉर्थ वेस्ट ये सब लिखा ही रहेगा, किधर जाना है वो सब तुम्हें लिखा रही है, दिक्कत कोई होनी ही नहीं है। अभी भी नहीं समझ आया? तो ये थोड़ा सा है, आप इसको बना लें। यही अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं और आपने जो इतना समझ लिया है ना, आपको आगे जब आप और हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। यहां तक कि अगर कुछ बच्चे जीके पढ़ेंगे तो जीके में भी आपको हेल्प करेगा। जल्दी से बनाएं, नोट करें भाई।
तेजी से हाथ चलाया करें भाई। अब 1 घंटा तक कॉपी ही नहीं खुले पा रही तुम लोगन की। हम देख रहे हैं अबे आधे कॉपी ही गुड़िया रहे हैं बैठे, आधी इधर की कॉपी पीछे लगा रहे हैं ताकि वहां लिखा जा सके। अरे फटाफट नोट करो। कोई भी मन में क्वेश्चन है तो हम यहीं खड़े हैं, अभी भागे नहीं हैं। बताओ हमको कुछ जो कुछ पूछना हो। और इसके बाद अब हम पढ़ सकते हैं दिक्पात कोण। तो जितनी जल्दी से आप नोट कर लेंगे उतनी जल्दी हम इसको हटा करके दिक्पात कोण को पढ़ने के लिए आते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जैसे द्विविमीय ज्यामिति में आप किसी का एड्रेस बिंदुओं से बताते थे, 4,5 अगर आपने बताया तो आप जान जाते थे किधर जाना है, -4,5 बताया तो भी आप जान जाते थे। तो इस तरीके से 4 पार्ट वहां पर भी तो थे, ऐसे इसमें भी है। और उसके लिए केवल एक एंगल मैं बता दूं और आप जान जाओगे ऐसा नहीं होता, उसके लिए मुझे 2 एंगल बार बार बताने ही पड़ेंगे आपको। और आज घर जाके सभी अपने अपने घर का एड्रेस निकाल के अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और कल हमें बताएंगे कि किसके घर का एड्रेस क्या मिला। आप सभी के मोबाइल में एक कंपास होगा, कंपास है कि ज्यादा पास है, वो है कंपास। अगर एंड्रॉयड फोन है तो कंपास का ऑप्शन होगा। जब आप कंपास का ऑप्शन खोलेंगे तो उसमें नीचे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिख के आता है। अब आप वाले में आता है कि नहीं आता, ये थोड़ा सा हम नहीं कह सकते भाई। हमारे वाले में आता है तो सब वाले में आता होगा, अगर हमारे वाले में आता है तो सबके वाले में आता होगा फिर तो। या आप सीधे सीधे अपनी लोकेशन निकालना, गूगल से निकाल सकते हो माई लोकेशन इन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप जैसे ही डालेंगे आपको मोबाइल में खुल के आपकी लोकेशन ऊपर ही लिखी होगी बिल्कुल।
बउआ हो गया भाई। साफ कर दिया जाए अब इसे। अब हटा दें भाई हम। बउआ बातें अगर बंद करें तो फिर हम पढ़ाएं भाई। ठीक है, देखिए इतने शब्दों को सीखने के बाद अब हम आ जाते हैं फिर से पृथ्वी के जो चुंबकत्व हैं उनके अवयव। आपको याद आया पृथ्वी के चुंबकत्व के कितने अवयव थे? 3। पहला कौन सा था? दिक्पात कोण, दूसरा नति अथवा नमन कोण, और तीसरा कौन सा था? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। उसमें से पहला हम ले रहे हैं दिक्पात कोण किसको बोलते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में आपको भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर बताए गए थे कैसे बनाने हैं। तो दिक्पात कोण किसको बोलेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर, आप पृथ्वी पर जहां पर भी हैं, आप अगर यहां नरवल में हैं तो यहां से भौगोलिक यामोत्तर, वहां से आप क्या करिए, एक भौगोलिक यामोत्तर बनाइए। जैसे आप इंडिया में इस जगह पर हैं, इस जगह पर, तो यहां से एक भौगोलिक यामोत्तर ऐसा बना दीजिए। यहीं से क्या बनाइए, एक चुंबकीय यामोत्तर बनाइए। अब अगर एक भौगोलिक और एक चुंबकीय यामोत्तर उसी जगह से बना देंगे तो आप पाएंगे वो दोनों यामोत्तर ऐसे एक दूसरे से कुछ कोण बना रहे होंगे। समझ रहे? उन दोनों यामोत्तरों के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं दिक्पात कोण। वही हमने लिखा है पृथ्वी के किसी भी स्थान पर। देखो ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीधे लिख दोगे
कि भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हर स्थान पर इस कोण का मान पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। आप अगर यहां पर हैं तो दिक्पात कोण अलग है, आप बॉम्बे चले जाइए दिक्पात कोण कुछ चेंज हो जाएगा, दिल्ली चले जाएं दिक्पात कोण बदल जाएगा, अमेरिका से देखे जाके दिक्पात कोण बदल जाएगा। तो पृथ्वी के किसी भी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर आप जहां पर है वहां से एक जियोग्राफिकल मेरिडियन बनाइए, वहीं से एक मैग्नेटिक मेरिडियन बनाइए, और उनके बीच जो भी कोण आपको मिलेगा, कल हमने एक फिगर बना के बताया था आप सभी को, ऐसा याद आया आपको? ये क्या बनाया था हमने? भौगोलिक यामोत्तर। ये वाला तल को हमने माना भौगोलिक यामोत्तर, और ये तल कौन सा था? चुंबकीय यामोत्तर हमने बनाया। इन दोनों के बीच ये वाला एंगल आपको कुछ दिख रहा है? जैसे एक ओपन बुक है और उसमें दोनों के बीच ये एंगल जो आपको दिख रहा है, ये वाले एंगल को हम क्या कहा करेंगे? दिक्पात कोण कहेंगे, और इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिक्पात कोण। तो दिक्पात कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। इस कोण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। कुछ बात समझ में आई आपको? और आप दिक्पात कोण बनाते कैसे हैं? जैसे ये भौगोलिक अक्ष है और आप यहां पर हैं, तो ये वाला पॉइंट भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण लेकर पूरा एक तल बना देते हैं कि नहीं बना देते? ऐसे ही आप चुंबकीय यामोत्तर कैसे बनाते हैं? जिस जगह आप हैं वो चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाला फिर एक तल खींचेंगे तो वो चुंबकीय यामोत्तर बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा, इस कोण का मान पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। इस बात को थोड़ा 5 मिनट में समझ लें। जैसे हमने ये ऐसे बनाई हुई है, एक हमने बनाई है भौगोलिक अक्ष और एक हमने कौन सी बनाई है? चुंबकीय अक्ष। ऐसे ही तो बनी हुई है, ये भौगोलिक अक्ष है और ये पूरी लाइन चुंबकीय अक्ष है। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को कुछ एंगल पे बना के काट रही हैं। हम इसको समझाने के लिए कोई आधा हिस्सा ले लेते हैं, इधर से नीचे का आधा हिस्सा ले लो, ऊपर वाला ये भूल जाओ। अब आपको नीचे का आधा हिस्सा कैसा दिखेगा? मैं आपको दिखाता हूं। नीचे का आधा हिस्सा आपको ऐसा दिखेगा। दिख रहा है नीचे का आधा हिस्सा ऐसा? इसमें से ये क्या है? भौगोलिक अक्ष। और ये क्या है? आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रेड वाली भौगोलिक अक्ष को रिप्रेजेंट करेगी और ये ब्लैक वाला पूरा चुंबकीय अक्ष को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर किसी इंसान का घर यहां पर पड़ता है, थोड़ा ध्यान, पूरी पृथ्वी ऐसा गोल बनी है, किसी इंसान का घर यहां पड़ता है, तो वो भौगोलिक अक्ष कैसे बनाएगा? अपने घर की लोकेशन लेगा, भौगोलिक अक्ष लेके एक ऐसा प्लेन बना देगा। चुंबकीय अक्ष कैसे बनाएगा? वो अपने घर की लोकेशन और ये वाली अक्ष लेकर एक ऐसा बना देगा, उसके बीच कुछ एंगल आ जाएगा, ऐसे 2 प्लेन बनेंगे, उनके बीच कुछ एंगल आपको मिलेगा। अब थोड़ा सा सोचिए, अगर एक आदमी का घर यहां पड़ता है इस जगह पर, इन दोनों अक्षों की बिल्कुल सीध में यहां पर, अब वो भौगोलिक अक्ष बनाएगा तो कैसे बनाएगा? अपनी लोकेशन लेगा और भौगोलिक की अक्ष से मिलाते हुए एक तल बनाएगा, एक प्लेन उसने ऐसा बना दिया, ऐसा। अब उससे हम कहेंगे चुंबकीय तल वो बनाओ, चुंबकीय यामोत्तर। तो फिर वो अपनी लोकेशन लेगा और चुंबकीय अक्ष लेकर उसके भी एक तल बना देगा। अब आप इधर से देखें, दोनों के बीच एंगल कितना दिखेगा आपको? 0 डिग्री दिखेगा। वेरी गुड। तो जो आदमी इनकी सीध में बिल्कुल यहां रहता है, उसके लिए भौगोलिक यामोत्तर भी उसने बनाया, चुंबकीय यामोत्तर भी उसने बनाया, लेकिन दोनों यामोत्तर बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए बन गए। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? तो वो आदमी क्या बोलेगा कि दिक्पात कोण कितना है? उसके लिए तो दिक्पात कोण 0 डिग्री का है ना।
कुछ बात समझ में आ रही है हमारी? और देखिए, अब अगर एक आदमी का घर यहां पर पड़ता है, इस जगह पर बिल्कुल पड़ता है, तो वो कैसे करेगा? भौगोलिक यामोत्तर कैसे बनाएगा? वो ऐसे भौगोलिक यामोत्तर बनाएगा, ऐसा अपनी लोकेशन लेगा और भौगोलिक अक्ष से ऐसा एक बना देगा। अब अपनी लोकेशन लेगा और चुंबकीय अक्ष को मिलाते हुए बनाएगा। अब कितना एंगल पड़ेगा? जितना एंगल यहां पर इनके बीच आता होगा वो एंगल उसका पड़ जाएगा। और अगर इधर से देखो, कोई आदमी का घर यहां पर पड़ता है पूरी पृथ्वी पर, तो उसके लिए कितना होगा एंगल? 0 डिग्री। किसी का घर यहां पड़ता है तो उसके लिए एंगल कितना होगा? ज्यादा होगा। किसी का घर थोड़ा सा यहां पड़ता है, उसके लिए भौगोलिक यामोत्तर बनाया, चुंबकीय यामोत्तर बनाया, उसने देखा कोण कैसा है? कम है। तो क्या ये बात अब आपको समझ आ रही है कि पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर रहने वाले इंसानों के लिए भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण भी कैसा होगा? अलग अलग। और भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को ही हम क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण। इसलिए इस कोण का मान पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर कैसा होता है? अलग अलग होता है। अब आप मुझे बताइए, बात समझ में आई कि हमने बोल दिया इसलिए आपने यहां कह दिया? आ गया ना समझ में कि अक्ष ऐसे बनी हुई है, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष ऐसे बनी हुई है। अब किसी आदमी का अगर यहां पर पड़ेगा अगर, तब तो उसके तल एक बढ़िया इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, उनके बीच ऐसा बिखराव दिखेगा, एंगल दिखेगा। लेकिन अगर एक आदमी का घर इन दोनों अक्षों की सीध में इधर पड़ जाएगा, तो इधर से देखने पर ही आपको कैसा दिखेगा? देखो जरा। अब वो आदमी यहां पर अगर रहता है तो यहां से भौगोलिक अक्ष भी बनाया, भौगोलिक यामोत्तर, वहीं से उसने चुंबकीय यामोत्तर भी बनाया, दोनों तल बिल्कुल ऐसे सटे हुए आ गए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 0। किसी जगह पर इतना बनेगा, किसी जगह पर इतना बनेगा, किसी जगह पर इतना बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो इंसान कहां पर रहता है और किस जगह से हम ये दोनों यामोत्तरों के बीच का एंगल मेजर कर रहे हैं। तभी हमने लिखा पृथ्वी के किसी स्थान पर, क्योंकि अलग अलग जगहों पर चले जाओगे तो ये एंगल बदल जाएगा। और फिर यहां लिखा उस स्थान पर दिक्पात कोण कहा जाता है। समझ में नहीं आ रहा है आपको? आ गया सभी को? तो ये हो गया एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, दिक्पात कोण। अब इसके बाद हमारा दूसरा एलिमेंट क्या पढ़ना रहेगा हमको? एंगल ऑफ डिप, नति अथवा नमन कोण। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।